Hello guys, welcome to the NCRT to my channel NCRT for board exam, the chapter 1 of Geography, Resource and Development class 10th. ठीक है। अब रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का जो चैप्टर है वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है हम पहले बता देते हैं। इस चैप्टर में हमको रिसोर्स और डेवलपमेंट को दोनों टॉपिक को इंटरलिंक्ड करके पढ़ना है। ठीक है ना। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जिस कंट्री में रिसोर्स ज्यादा हैं उस कंट्री में डेवलपमेंट ज्यादा होगा, कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, ये हमेशा ट्रू नहीं होंगे। ठीक है ना। रिसोर्स जिस कंट्री में ज्यादा है डेवलपमेंट होगा, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है। सबसे पहले कंडीशन क्या है, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। ठीक है। रिसोर्स है लेकिन रिसोर्स को यूज करने के लिए हमारे पास कोई मीडियम नहीं है, तो उस रिसोर्स का कोई फायदा नहीं है, उस रिसोर्सेज से कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है। आगे हम बात करेंगे इस चैप्टर में थोड़ा डिटेल में। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि रिसोर्स क्या होते हैं, उनके कितने टाइप्स हैं और रिसोर्स को कैसे प्लान करेंगे कि वो डेवलपमेंट में हेल्प करे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो रिसोर्स प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और हमको रिसोर्सेज को बचाना भी है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्स का यूज करते करते हम क्या करते हैं, रिसोर्स का ओवर एक्सप्लॉयटेशन करने लगते हैं, जिसकी वजह से रिसोर्स हमारे पास कम बचते हैं। इसलिए उसका कंजर्वेशन भी बहुत जरूरी है। ठीक है। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, है ना, खासकर इंडिया में, है ना, लैंड रिसोर्सेज एंड सॉइल रिसोर्सेज, इसके बारे में पढ़ेंगे। है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड रिसोर्सेज के बारे में भी पढ़ेंगे और लैंड यूज पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे कि लैंड जो हमारे पास रिसोर्सेज है किस पर्पज के लिए यूज हो रहा है। कई कई बार लैंड, है ना, इंडिया में ज्यादातर लैंड किस पर्पज के लिए यूज होता है, एग्रीकल्चर के लिए। वही लैंड कभी कभी रेसिडेंशियल पर्पज के लिए हो सकते हैं, बड़े बड़े हाई राइज बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं। ठीक है ना। बिल्डिंग्स बनाने के लिए करेंगे, है ना, पब्लिक पार्क बनाने के लिए करते हैं, अर्बनाइजेशन के लिए करते हैं। तो इस लैंड यूज पैटर्न को हम आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। लैंड डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हमारे जो इंडिया में कि एग्रीकल्चर में देख लें, एग्रीकल्चर में बहुत सारे हम फर्टिलाइजर, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज करते हैं, जिससे की वजह से सॉइल इरोजन हो जाता है, लैंड क्या होती है, खराब हो जाती है उसकी, है ना, ग्रेड खराब हो जाती है, डिग्रेड हो जाता है। ठीक है ना। तो कैसे उस लैंड रिसोर्सेज को हम बचा के रखेंगे। सेम विद द केस ऑफ सॉइल, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ेंगे इंडिया में। ठीक है ना। सॉइल कैसे खराब हो रही है उसके बारे में पढ़ेंगे और सॉइल को कैसे बचा सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट होता है रिसोर्सेज क्या होते हैं, है ना। सिंपल टर्म में रिसोर्सेज क्या होंगे, है ना। तो सिंपल टर्म में कहेंगे कि हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है ना, कुछ भी एनीथिंग, ठीक है ना, हमारे ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाइड कर दे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिसोर्सेज बोलेंगे। ठीक है। अब इतना सिंपल तो हो नहीं सकता। ठीक है। हमारे पास यहाँ पे डायग्राम है, उसको समझना बहुत जरूरी है, तभी रिसोर्सेज का पूरा कॉन्सेप्ट मुझे, है ना, हमें या आपको समझ में आएगा। ठीक है। यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाई गई है जिसके एक वर्टेक्स पे फिजिकल एनवायरनमेंट है, मतलब नेचर है। अब नेचर में ही हमको फॉरेस्ट मिलता है, फॉरेस्ट से हमको ट्री मिल जाएगा। ठीक है। ट्री का यूज करके हम फर्नीचर बना सकते हैं। उसी इन्वायरमेंट में नेचर में हमको सॉइल मिल जाएगा, जिसको यूज करके हम एग्रीकल्चर कर लेंगे, तो हमारे पास वेजिटेबल फ्रूट्स मिल जाएंगे। तो रिसोर्सेज का यूज कैसे करेंगे, है ना, वो इम्पोर्टेंट है। हमारे पास ऐसा कोई मीडियम ना हो कि रिसोर्सेज को कैसे यूज करेंगे, तो उस रिसोर्सेज को हम रिसोर्सेज बोल ही नहीं सकते। ठीक है ना। तो तीन रिसोर्सेज
उसी को बोलेंगे जो 3 कंडीशंस के साथ वो रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होना है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। ठीक है, अब हिमालय रीजन पे बहुत सारे रिसोर्सेस है, मेडिसिनल प्लांट है जिससे दवाइयाँ बनती है। अगर हम टेक्नोलॉजी ना हो तो इस रिसोर्सेज को हम, है ना, कैसे लेके आएंगे? ठीक है ना, उतने ऊपर पहाड़ पे चढ़ना हो, ठीक है ना, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग हो, ठीक है ना, वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बड़े बड़े जानवर होते हैं, तो टेक्नोलॉजी का यूज करके हम उस रिसोर्सेज को पा सकते हैं। तो ठीक है ना, तो टेक्नोलॉजी की होना बहुत जरूरी है। रिसोर्स का यूज करें, कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट होता है टेक्नोलॉजी की वजह से। ठीक है ना, और हमारा चैप्टर क्या है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो टेक्नोलॉजी प्ले इम्पोर्टेंट रोल हाउ टू गेट द रिसोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट। ठीक है, सेकेंड, इकोनॉमिकली वाइबल होना चाहिए, है ना, फिजिबल होना चाहिए, है ना। अब कोई रिसोर्सेज हम लेके आ रहे हैं हिमालय रीजन से जिसकी टोटल वैल्यू 10 रुपए है, ठीक है, अब उस रिसोर्सेज को पाने के लिए हम 20 रुपए खर्च करते हैं तो वो तो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होगा। ठीक है ना, तो उसको हम लोग रिसोर्स में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो रिसोर्स वही होंगे जो इकोनॉमिकली फिजिबल होंगे, जिसका हम कुछ फायदा, प्रॉफिट ले सकते हैं। कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे यूपी में खासकर देखें तो काऊ एंड जो कैटल्स होते हैं, बफेलो काऊ, ठीक है ना, इसका यूज करते हैं हम लोग मिल्क प्रोडक्शन के लिए। ठीक है ना, कभी कभी हम उसका पूजा भी करते हैं, तो सोसाइटी में एक इसका अलग स्टेटस है। ठीक है, अब काऊ का यूज करेंगे हम लोग मीट के लिए तो वो हमारे कल्चर को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसलिए कि, है ना, क्योंकि काऊ का यूज तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं तो कल्चरली एक्सेप्टेबल है, लेकिन एज ए बीफ, है ना, एज ए मीट के लिए काऊ का यूज एज ए रिसोर्स नहीं कर सकते क्योंकि वो कल्चरली अनएक्सेप्टेबल है। Therefore, we can say anything which is available in the environment can be satisfied the needs of the human beings provided that वो टेक्नोलॉजी की एक्सेबल हो, टेक्नोलॉजी के यूज करके उसको हम पा सकते हैं, है ना, इकोनॉमिकली फिजिबल हो और कल्चर में उसका एक्सेप्टेबल हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये समझ में आया। अब इस डायग्राम को देखें, ये जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजी या और इंस्टीट्यूशंस है ना, ये तीनों का इंटर रिलेशन है। वो इंटर रिलेशन किसके थ्रू पॉसिबल है, ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग प्ले अ सेंट्रल पार्ट इन द, है ना, इंटर रिलेशन बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इन्वायरमेंट में हमारे पास रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी ह्यूमन बीइंग यूज करेगा उस रिसोर्सेज को पाने के लिए, है ना, और कैसे रिसोर्सेज का यूज करना है, कैसे उसका प्रोडक्शन करना है, उसको कैसे लाना है, उसका कंट्रोल कैसे करना है, यूज कैसे करना है, वो इंस्टीट्यूशन करेगी, तय करेगी, जो गवर्नमेंट होती है। यदि गवर्नमेंट ना हो तो कोई भी रिसोर्सेज को हम लोग कैसे यूज करेंगे, हाँ, उसका इनडिस्क्रिमिनेट यूज करेंगे, जितना मन उतना यूज करेंगे। ठीक है, तो एक समय पे क्या होगा, सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, ह्यूमन बीइंग के जो नीड्स है वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे और ह्यूमन क्राइसिस में हो जाएगा, और उससे क्या होगा, पूरे वर्ल्ड क्राइसिस में हो जाएंगे। ठीक है, अब ह्यूमन बीइंग टेक्नोलॉजी का यूज करके ही, है ना, जो हमारे इन्वायरमेंट में रिसोर्सेज हैं उसका ट्रांसफॉर्म करती है अलग अलग फॉर्म में, जिसको वो यूज कर सकती है। ठीक है ना, तो यूजेस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो रिसोर्सेज का यूजेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को हम लोग यूटिलिटी बोलते हैं, है ना। यदि यूटिलिटी ना हो तो क्या करेंगे, उस रिसोर्सेज का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मान लो कि हम बोले कि काऊ को मिल्क के लिए नहीं यूज कर सकते, ना कि मीट के लिए यूज कर सकते हैं, तो उस रिसोर्सेज का क्या मतलब, काऊ का कोई मतलब नहीं है, तो उसको हम लोग रिसोर्सेज में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, एक एनसीईआरटी में दिया है ना, तो थिंक द रिसोर्सेज आर द गिफ्ट ऑफ नेचर एज इज अज्यूम बाय मेनी पीपल, नहीं। ठीक है ना, नेचर का गिफ्ट नहीं है। ठीक है ना, ये एक्चुअली ये फंक्शन होता है ह्यूमन बीइंग का। ठीक है ना, जैसा ह्यूमन बीइंग का नेचर होगा वैसे ही रिसोर्सेज का यूज करेगा। ठीक है ना, तो गिफ्ट नेचर का नहीं है ये,
है ना। ह्यूमन जो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो डिपेंड उसके वजह से डिपेंड होगा कि रिसोर्सेज हमारे नेचर में रहेंगे कि नहीं होंगे, ठीक है ना। क्योंकि ह्यूमन बीइंग ही तो ट्रांसफॉर्म करेगा उस रिसोर्सेज को, ठीक है ना। अब कोयला का यूज थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में होता है, ठीक है ना, थर्मल पावर प्लांट में भी होता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, ठीक है ना। तो हमारे नेचर ने तो दिया है, लेकिन उसको हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको हम लोग अच्छी तरीके से यूज करें, ठीक है ना। अब गिफ्ट तो हमेशा नहीं ना देगी ना नेचर, है ना। नेचर का भी अलग अपना रूप है ना। एक बार नेचर से हम रिसोर्सेज यूज कर लेंगे, उसको बचा के नहीं रखेंगे, तो नेचर भी कुछ नहीं कर सकती। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब ना रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन करने के लिए हमको 4 बेसिस के बारे में पढ़ना है। पहला बेसिस क्या है? ओरिजिन। दूसरा बेसिस क्या है? एग्जॉस्टेबिलिटी, है ना। थर्ड बेसिस है ओनरशिप एंड फोर्थ बेसिस है डेवलपमेंट, ठीक है। अब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, है ना। ओरिजिन मतलब कहाँ से रिसोर्सेज पैदा होता है। तो दो टाइप के रिसोर्सेज है, बायोटिक रिसोर्सेज एंड ए बायोटिक रिसोर्सेज, है ना। अब दोनों रिसोर्सेज हमको नेचर से ही मिलते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि बायोटिक रिसोर्सेज में क्या है, लाइफ फॉर्म्स होते हैं, है ना, वो लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है ना। बायोटिक रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज आर द लाइफ फॉर्म्स रिसोर्सेज, है ना, लिविंग थिंग्स होते हैं। जैसे कि मान लो ह्यूमन बींग्स इज ए बायोटिक रिसोर्सेज, फ्लोरा मीन्स प्लांट इज ऑल्सो लिविंग थिंग, है ना। यहाँ पे हम फौना और फिशरी और लाइव स्टॉक की बात करेंगे। लाइव स्टॉक में क्या आ जाएगा, काऊ आ जाएंगे, ठीक है। ये बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग रिसोर्सेज होते हैं, है ना। वो उसमें लाइफ फॉर्म्स नहीं होते, जैसे मिनरल्स होंगे, ठीक है, और रॉक्स हो गए। रॉक्स का यूज कंस्ट्रक्शन में होता है ना। मेटल्स का यूज डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स बनाने में यूज होता है। ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जॉस्टेबिलिटी देखेंगे, है ना। एग्जॉस्टेबिलिटी का मतलब होता है कि वो रिसोर्सेज, है ना, रिप्रोड्यूस हो सकता है कि नहीं, ठीक है। एक बार उसको हम यूज कर लें, दोबारा रिप्रोड्यूस हो गया वो, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं दोबारा, है ना, तिबारा, 4 बार 5 बार यूज कर सकते हैं, वो कभी खत्म नहीं होगा। उस रिसोर्सेज को हम लोग क्या बोलेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है ना। जिसको हम लोग दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब सन से हमको सोलर एनर्जी मिलती है। अब ऐसा तो नहीं है कि आज सन आया कल नहीं आया, कल उसने अपनी सोलर लाइट नहीं दी, ठीक है। तो इसका यूज आजकल के करंट सिनेरियो में बढ़ गया है, जिसको हम लोग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं, जिसको हम लोग रिन्यू कर सकते हैं, है ना। एक बार इसका यूज करेंगे वो खत्म नहीं होगा, है ना। उसको अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है ना। इसका यूज एक बार कर लेंगे तो दोबारा हम इसका यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल। पेट्रोल क्या है, मिनरल्स है एक, पेट्रोलियम। पेट्रोल एक बार हम बाइक में भराते हैं, उसका यूज करते हैं, पेट्रोल खत्म, फिर से हमको पेट्रोल स्टेशन पे जाना पड़ता है, ठीक है ना, ऑयल स्टेशन पे जाना पड़ता है, उसको रिफ्यूल करना पड़ता है, क्योंकि वो एग्जॉस्ट हो जाता है। एक बार यूज कर लेंगे दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते, खत्म हो जाता है। उसको हम लोग नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलेंगे, जिसका एग्जांपल्स है मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। सबसे जरूरी है इस नॉन रिन्यूएबल सोर्स को ही बचाना है, क्योंकि ये बहुत सारे मिलियन, लगभग 10 साल, 15 साल, 20 साल, है ना, 20 लाख साल ये ले लेते हैं बनने में, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करेंगे ऑनरशिप। ऑनरशिप का मतलब क्या होता है, मालिक, है ना। अब कोई भी रिसोर्सेस इंडिया में है ना, या किसी भी सोसाइटी में या कहीं भी है जिसका एक मालिक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल रिसोर्सेज बोलेंगे। जैसे हमारे फादर्स लोग के पास कुछ जमीनें पड़ी हों, है ना, जिनको उन्होंने खरीदा हो, है ना, उनके पास स्टाम्प पेपर में लिखा होता है कि दिस रिसोर्सेज, दिस लैंड रिसोर्सेज बिलोंग टू, है ना, एबीसी, ठीक है ना, किसी एबीसी नाम से कोई भी हो,
ठीक है ना। तो इंडिविजुअली एक इंसान यदि उस लैंड को एक्वायर करता है, उसका ऑनरशिप है, मालिक है, तो उस रिसोर्सेज को क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल रिसोर्सेज होंगे। ठीक है। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे एक विलेज हो गया, एक कॉलोनी हो गया, एक मोहल्ला हो गया, एक कम्युनिटी हो गया, है ना। वो जब कम्युनिटी एक ओवर सर्टेन एरिया रिसोर्सेज पे अपना हक जमाती है, तो उसको क्या बोलेंगे, कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज। जैसे कि मान लो शमशान घाट है, तो शमशान घाट देखोगे हिंदू कम्युनिटी उस एरिया को ऑन करती है ना। कुछ एरिया में पार्क्स होते हैं, है ना। तो उस एरिया में, उस पार्क में वो सारे इंडिविजुअल्स, सारे फैमिली से सारे लोग अलाउ होते हैं जाने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि बस है ना कि एक ही लोग वहां जा सकते हैं। तो सारी पब्लिक के लिए जो भी ओपन स्पेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिटी ऑन स्पेस बोलते हैं। जैसे प्ले ग्राउंड हो गया अर्बन एरिया में, है ना। पिकनिक स्पॉट हो गया, ठीक है ना, पिकनिक जहाँ मनाने जाते हैं, वो क्या हो गया, कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज। थर्ड है नेशनल रिसोर्सेज एंड फोर्थ इज द इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ठीक है। टेक्निकली देखा जाए कि इंडिया के जो भी बाउंड्री है ना, जो भी बाउंड्री के अंदर जितने भी एरिया है, वो नेशनल गवर्नमेंट के अंदर आती है। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो लीगल पावर है, जो लीगल ओनरशिप ऑफ द लैंड विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया, दैट रिसोर्सेस ऑन बाय द गवर्नमेंट, दैट रिसोर्सेस कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेस। ठीक है। अब कुछ इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे ओशियंस वाटर हो गए। अब ओशियन वाटर में क्या होते हैं, फिशिंग कर सकते हैं, है ना। मैंगनीज नोड्यूल्स मिलते हैं, है ना, रिसोर्सेज, है ना, जो ओशियन के फ्लोर पे पाए जाते हैं। तो उसका मालिक कौन होगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी मालिक होती है, जैसे यूनाइटेड नेशन मालिक होगा, है ना। तो एक एरिया है, जैसे हमारे कोस्टल बाउंड्री है, वहां से 200 किलोमीटर तक के एरिया बियॉन्ड द रीजन ऑफ कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया, वो सारे किसके अंडर आएंगे, इंटरनेशनल रिसोर्सेज कैटेगरी के आएंगे। जैसे कि ये मान लो हमारे साउथ इंडिया का निचला पार्ट है, इस एरिया तक 200 किलोमीटर तक किसका कब्जा रहेगा, है ना, नेशनल गवर्नमेंट का, इंडिया इंडिया इंडियन गवर्नमेंट का। लेकिन बियॉन्ड ये जितने भी रिसोर्सेज हैं, ओशियन है, ये किसके अंडर होंगे, इंटरनेशनल रिसोर्सेज इसको बोलेंगे। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल होता है और डेवलप्ड रिसोर्सेज होता है। ठीक है। पहले बात करेंगे डेवलप्ड रिसोर्सेज। जैसे कि हम देखेंगे वुड, ये भी एक रिसोर्सेज है, पेट्रोल भी एक रिसोर्सेज है। ठीक है। तो इसके बारे में बहुत सारा सर्वे हो चुका है, इसके क्वालिटी, है ना, क्वांटिटी, सारा सर्वे आदमी कर चुका है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग आखिरी डेवलप्ड स्टेज तक इसके बारे में हम जान चुके हैं। ठीक है ना। अब इसके हायर पोटेंशियल का कोई स्कोप नहीं है कि मतलब पेट्रोल यूज करके हम कहीं कुछ और कर सकते हैं जो प्रेजेंट में नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। उसका ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुका है। तो उस रिसोर्सेज को हम लोग क्या बोलेंगे, डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज विच आर सर्वे एंड द क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव ऑलरेडी बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, है ना। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज जिसके बारे में हमको पूरी जानकारी नहीं है ना। ये बस मालूम है कि इसका यूज और भी हो सकता है फ्यूचर में, है ना। जैसे हमारे पास दो रीजन है, राजस्थान एंड गुजरात का एरिया है, वो हमारे सोलर पावर प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, है ना। विंड एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि वहां से हवा चलती है, विंड टरबाइन रोटेट होगी, है ना, दैट विंड एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट ट्रांसफर्ड टू द वेरियस हाउसहोल्ड, वेरियस इंडस्ट्रीज एंड एटसेट्रा। ठीक है ना। तो ये सारे एरिया क्या है, ये रिसोर्सेज क्या होंगे, पोटेंशियल रिसोर्सेज होंगे। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी हम पढ़ लें, है ना, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट हमको मालूम है, डेवलपमेंट के बारे में हमको मालूम है, डेवलपमेंट क्या होता है ना, जैसे एक हॉस्पिटल हमने बना दिया, ठीक है, हॉस्पिटल डेवलपमेंट हो गया, है ना। डेवलपमेंट का असली मतलब है कि जो हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है
वो उसका एनहांसमेंट हो, उसमें सुधार हो, है ना। डेवलपमेंट का असली पैरामीटर यही है ना। एजुकेशन में सुधार हो, है ना, होटल सर्विसेज में सुधार हो, रेलवेज में सुधार हो, ठीक है। तो यहाँ पे सस्टेनेबल की बात कैसे आ गई, ठीक है। अब वो हॉस्पिटल और एनी अदर, चाहे पब्लिक पार्क्स बनाने हो, हॉस्पिटल बनाना हो, चाहे स्कूल बनाना हो, उसमें हमको रिसोर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। अब हमारी पॉपुलेशन भी साथ साथ बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमारी ह्यूमन नीड्स भी बढ़ेगी, हमारी ह्यूमन नीड्स बढ़ेगी तो हमको रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, है ना। तो हम रिसोर्सेज का यूज करने लगेंगे, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम कितना रिसोर्सेज यूज करना है वो हम भूल जाते हैं, है ना। जैसे कि मान लो एक मिडिल क्लास फैमिली है, ठीक है ना, मिडिल क्लास फैमिली है। अब इसकी ओवरऑल कैपेसिटी महीने की मान लीजिए 50,000 रुपये खर्च करने की है। अब 50,000 से ये ज्यादा खर्च करेंगे तो इनके जो फ्यूचर प्लानिंग है वो खराब हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए इनको सस्टेनेबल एक्सपेंडिचर करने की जरूरत पड़ती है। वैसे ही हमारे सोसाइटी में क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने की जरूरत है। तो रिसोर्सेज को हम इतना ही यूज करें जितना हम हमारी प्रेजेंट नीड को सेटिस्फाई हो जाए, और वो उसके जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे फ्यूचर जनरेशन के रिसोर्सेज को कॉम्प्रोमाइज ना करे, ठीक है। मान लो आज हमारे पास 100 रुपए हैं, उस 100 रुपए में हमको फ्यूचर जनरेशन को भी बचा के रखना है, लेकिन 100 का 100 हम यूज कर लें, है ना। तो डेवलपमेंट तो होगा, है ना, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि प्रेजेंट का जो नीड है वो भी पूरा हो जाए, और साथ साथ हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, है ना। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके भी रखना है, ठीक है ना। इन्वायरमेंट से हम ट्री कट कर रहे हैं फर्नीचर के लिए, तो ऐसा फर्नीचर न बनाने की सारे ही पेड़ काट दें तो कैसे हमको ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है ना। तो हम डेवलपमेंट करेंगे क्योंकि फर्नीचर बनाना एक डेवलपमेंट का पार्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ठीक है ना। लेकिन हमको उतना ही क्वांटिटी, उतनी सीमित, उतनी लिमिट में बनानी है जितना कि इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट न करे। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और साथ साथ सोसाइटी का प्रोग्रेस भी होना चाहिए, ये भी जरूरी है ना। उसके साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होना चाहिए, है ना। लोगों का इनकम भी बढ़ना चाहिए, है ना। लोगों को अच्छी जॉब भी मिलनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा हम डेवलपमेंट करें जिससे कि इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन भी हो, सोशल प्रोग्रेस भी हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो। दैट डेवलपमेंट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना। हमको फ्यूचर के जनरेशन की जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, और अपने फ्यूचर प्रेजेंट नीड को सेटिस्फाई भी करना है, ओके। अब देखो इतनी रिसोर्सेज के बात में कर रहे हैं कि रिसोर्सेज कम यूज करना चाहिए, है ना, हमारे फ्यूचर जनरेशन को बचा के रखना चाहिए, ठीक है। अब इसका जिम्मा कौन लेगा, है ना। एज ए वर्ल्ड देखा जाए ग्लोबल विलेज है, छोटा सा विलेज है ना। अब वो सारे जो उस अलग अलग गवर्नमेंट, अलग कंट्री के जो लीडर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है ना, उनको टेक कर करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे वर्ल्ड की रिसोर्सेज, पूरे जो ग्लोब की रिसोर्सेज है वो कम हो जाएंगी, और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए बचेगा नहीं रिसोर्सेज। तो उस केस में क्या होगा, क्राइसिस आ जाएगी, और ह्यूमन बीइंग क्राइसिस में चलेगा। इसीलिए एक समिट बुलाई गई, कहाँ पे, ब्राजील में, है ना। ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, 1992 में, जहाँ पे 100 से ज्यादा कंट्री एक साथ बैठी, है ना। वो उसको प्रॉब्लम क्या थी कि जो भी प्रॉब्लम इन्वायरमेंट की जो प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो रहा है, इन्वायरमेंट को खराब किया जा रहा है, उसको प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हमने एक समिट बनाई, बुलाई, जिसको अर्थ समिट भी बोलते हैं, ठीक है ना। और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो, सोसाइटी का भी डेवलपमेंट हो, और इकोनॉमिकली भी सोसाइटी डेवलप करे ग्लोबल लेवल पे, ठीक है ना। तो ये जो अर्थ समिट है
तीन मेजर ऑब्जेक्टिव पे काम करते हैं: इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, सोशल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये तीन चीज जो है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सारी कंट्री ने, जो भी वहाँ कंट्री लीडर प्रेजेंट थे, उन्होंने बात मानी। उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया, डिक्लेरेशन साइन किया। उस डिक्लेरेशन के क्या नाम है? डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, इसके बारे में डिटेल नहीं पढ़ना है हमको, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब उसी सारे मीटिंग्स हो रही है ना, रियो अर्थ समिट हो रही है, सारे लीडर्स वहां बैठे हैं। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की उसके साइड में। उस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट को रिलेट करके एक कॉन्फ्रेंस रखी गई 1992 में ही। वहां पे वर्ल्ड लीडर एक साथ बैठे थे ब्राजील में, रियो में। उन्होंने एक एजेंडा सेट किया। उस एजेंडा को उन्होंने नाम दिया एजेंडा 21। अब एजेंडा 21 इन्होंने नाम क्यों दिया? क्योंकि 1992 वो तो 20 सेंचुरी की बात कर रहे हैं, है ना, लेकिन वो मूव कर रहे थे किसमें? 21 सेंचुरी में। तो 21 सेंचुरी के प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए उन्होंने एक एजेंडा को अपनाया। उस एजेंडा का नाम क्या था? 21, एजेंडा 21। ठीक है ना? किस कॉन्फ्रेंस में किया गया था? यूनाइटेड नेशन ऑन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस में। किस कॉन्फ्रेंस, किस समिट में हुई थी? था ना, अर्थ समिट में। कब हुई थी? 1992 में, है ना। किस जगह हुई थी? ब्राजील में। ब्राजील के किस शहर में हुई थी? हाँ, रियो डी जेनेरियो में। ठीक है ना। अब उस एजेंडा 21 में कुछ एम्स रखे गए, ऑब्जेक्टिव रखे गए। सबसे पहले कि डिजीज को कंट्रोल करना है। ठीक है ना, जो हमारे सोसाइटी में अलग अलग टाइप की डिजीज फैलती हैं, उसको टैकल करना है। जैसे कोविड-19 जैसे डिजीज को टैकल करने के लिए काम करना है। ग्लोबल पॉवर्टी है, हर जगह गरीबी है, उसको भी हमको टैकल करने की जरूरत है। इन्वायरमेंट को जो डैमेज हो रहा है उसको करने की जरूरत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी यहाँ पे एम रखा गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये बोला गया कि सारे कंट्री का ना एक लोकल लेवल पे गवर्नमेंट पे अपना अपना एक 21 एजेंडा डिक्लेयर करें। जैसे इंडिया की प्रॉब्लम कुछ और हो सकती है, अमेरिका की प्रॉब्लम कुछ और हो सकती है। ठीक है, उन्होंने पूरे ओवरऑल एक एजेंडा को अपनाया। उस एजेंडा का नाम क्या है? 21 है। अब नेक्स्ट जो पार्ट सेकंड है, वो कुछ ही कल या कुछ ही दिनों में अपलोड की जाएगी। पूरी 7 चैप्टर ज्योग्राफी की पूरी एनसीईआरटी कवर की जाएगी, खासकर एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम के लिए, जो अभी 1-2 महीने में उसका डेट शीट आ चुका है, वो होने वाला है। ठीक है, मैप का सेक्शन ऑलरेडी कवर किया गया है। 5 मार्क्स के मैप आने वाले हैं, 2 पार्ट में बना के दिया गया है चैनल पे, है ना। और गारंटी है कि जितने मार्किंग उसमें कराए गए हैं उससे ज्यादा नहीं आएगा, है ना। और उससे ज्यादा आ गया, उसके हट के आ गया, तो कोई बंदा कमेंट कर देगा, है ना, कि आप चैनल डिलीट कर दो। Next, the channel got deleted, will be got deleted because I personally declared that if any map marking come outside already covered in the YouTube channel, है ना, my YouTube channel will get deleted. ठीक है, थैंक यू।